हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्लास लेकर के आए हैं। इस वीडियो में जो हम क्लास लेकर के आए हैं, इसमें हमने सभी क्वेश्चन को जो है कि हर एक सब्जेक्ट से मिला करके डाला है। तो इसलिए आप क्लास 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हो या 6 to 8 के लिए या 9 to 12 के लिए, तो सबके लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, यह जो प्रश्न हमने इस वीडियो में शामिल किया है, यह सभी प्रश्न आपके बीपीएससी द्वारा जो है वह कई बार पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें जोग जलप्रपात की, तो जोग जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो अगर हम अन्य नाम की बात करें तो इसको गरसोपा जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है। तो फिलहाल इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो पहला एन जलप्रपात दिया है, दूसरा चचाई जलप्रपात दिया है और तीसरा गैरसोया जलप्रपात है। तो यह तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर तीसरे वाले में गरसोया की जगह गरसोप्पा रहता तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाता। जी हाँ दोस्तों, गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से उसको जानते हैं। तो इसलिए इसका फिफ्थ वाला ऑप्शन आप मार दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बांस, भुर्ज, साल, स्प्रूस और शीशम प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो यह किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें बांस का, भुर्ज का, साल का, स्प्रूस का और शीशम का, तो यह सब जो है वह शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर मिलते हैं। तो यह सभी जो है कि शीतोष्ण पर्णपाती प्रकार के वन हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम तक जो कॉरिडोर है, यह प्रश्न आपका है बीपीएससी द्वारा टीआरई में पूछा गया है कि जो पूर्व से पश्चिम जो है कि उस कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है कि वह कहाँ से कहाँ तक है, तो वह सिलचर से पोरबंदर तक है। इसको आप याद रखिएगा। सिलचर से लेकर के पोरबंदर तक जो है वह आपका पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आ गया है कि कौशल, अंग, काशी और वज्जी संघ संबंधित थे। तो देखिए, यह आपका इतिहास से प्रश्न आ गया कि कौशल, अंग, काशी और वज्जी किस संघ से संबंधित थे। तो यह आपका संबंधित है 16 महाजनपद से। कितने से? तो 16 महाजनपद से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को अरेंज किया है वह हर एक सब्जेक्ट से किया। इतिहास से हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, साइंस से हो गया, उसके अलावा भूगोल से हो गया। तो हर एक सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन को शामिल किया है। और अगर आप 1 to 5 के लिए पढ़ रहे हैं तब तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। वहीं पर 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 40 नंबर का आपका जीएस आता है, तो उसके लिए यह काम देगा। और 9 to 12 के लिए भी 40 नंबर का जीएस आता है, तो वहाँ पर भी काम देगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार का, तो यह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा। किसके द्वारा? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क द्वारा जो है वह पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है। तो देखिए, अगर हम बात करें आग्नेय चट्टान की, तो इसमें जो आपका डोलोमाइट है यह आपका आग्नेय चट्टान है। जी हाँ दोस्तों, क्या? तो डोलोमाइट जो है यह आग्नेय चट्टान है। तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का
आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा कि वर्ष 1919 में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर? तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इस चीज़ को याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है, तो अच्छे से देखिएगा। और आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के हमको उस पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है कि हम PDF वगैरह देते हैं, साथ ही में कोई नई जानकारी रहती है तो वह भी शेयर किया जाता है, तो इसलिए फॉलो जरूर करिए। अगला प्रश्न है कि जोड़ों में दो हड्डियों के बीच पाया जाने वाला स्नेहक द्रव क्या कहलाता है? देखिए, यह आपका साइंस से प्रश्न आ गया कि जोड़ों में जो दो हड्डियों के बीच में जो पाया जाने वाला स्नेहक द्रव होता है वह क्या कहलाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग जो बोलते हैं वह बोलते हैं श्लेष द्रव। जी हाँ दोस्तों, क्या बोला जाता है? तो उसको श्लेष द्रव बोला जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिशन शक्ति संबंधित है। तो देखिए, अगर हम बात करें मिशन शक्ति के बारे में, तो यह किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति जो आपका संबंधित है, यह भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का यह प्रथम परीक्षण था, जिसको कि मिशन शक्ति नाम दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 10वां आपका है कि अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह तो प्रश्न BPSC द्वारा कई बार जो है कि एग्जाम में पूछा गया है। BPSC प्री में भी पूछा गया है, TRE में भी आपका आया था। आपका जो TRE का 3 का कैंसिल हुआ था, उसमें भी इससे प्रश्न था। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, तो वह आपके फेंकने वाले जो थे वह बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न है, भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, इसको पारित करने वाला था लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1956 के आसपास। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों, कभी कभी पूछा जाता है कि किसके प्रयासों से जो है कि विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा। आप लोग को अगर नहीं पता है तो ढूंढ करके बताइएगा। अगली वीडियो में इसका पूरा विस्तृत से विश्लेषण कर देंगे कि किसके प्रयासों से यह पारित हुआ था। और जो है कि आप तो जान ही रहे हैं कि किसने पारित किया था, तो यह कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ पर किए थे? तो यह जो है कि यह सिंगापुर में इसका गठन किए थे। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के अगर हम पूर्वी तट की बात करें तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ज़्यादातर जो है कि आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसको याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी ज़्यादातर पूर्वी तट पर पाई जाती है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो यह प्रश्न थोड़ा सा जो है कि हार्ड है, लेकिन इसमें अगर आप जो है कि ध्यान से देखेंगे तो इसका सही आंसर लगा लेंगे। कि पूछा गया है कि मच्छरों के जीवन चक्र से जो है कि आपको चरण उसके बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या रहता है? तो सबसे पहले आपका अंडा आ जाएगा। अंडा आने के बाद उसके बाद आपका क्या बनता है? तो लार्वा बनता है। और उसके बाद आपका प्यूपा होता है, फिर पूर्णक होता है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही है। सबसे पहले अंडा आएगा, फिर लार्वा है, फिर प्यूपा है, फिर पूर्णक हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंग्या प्रणाली
का उचित वर्णन करता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है कि टोंगा प्रणाली का उचित वर्णन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कि यह लगाए गए पौधों के बीच कृषि फसलों के उगाने की एक प्रणाली है। जी हाँ दोस्तों, टोंगा प्रणाली में क्या होता है कि जैसे जो पौधे लगते हैं, पौधे जो है कि दूरी दूरी पर लगाए जाते हैं, तो बीच में जो जगह होती है उसमें जो है कि हम कृषि की फसलों को उगा लेते हैं। जब तक पौधे बहुत बड़े नहीं होते हैं तब तक जो है कि हम उसके बीच में कुछ खेती भी कर लेते हैं, उसी को जो है कि टोंगा प्रणाली बोला जाता है। इसको आप याद रखिएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, आपका जो यह खेती होता है इसका कभी कभी स्थानीय नाम भी पूछता है। टीआरई 2 में आया था, टीआरई 1 में आया था, टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ उसमें पूछा था। तो हम इस पर भी एक वीडियो लाएंगे कि जो है कि स्थानीय नाम जो होता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो देखिए आपका साइंस का प्रश्न आ गया कि आवर्त सारणी जो होती है उसमें अगर हम नीचे जाने पर तो उसका कौन सा आपका चीज़ नहीं बदलेगा, तो वह आपकी नहीं बदलती है संयोजकता। जी हाँ दोस्तों, किसी भी आवर्त सारणी में समूह में जो है कि नीचे अगर जाएंगे तो उसकी संयोजकता नहीं बदलेगी। बाकी जो है कि उसका धात्विक गुण तो ऑलरेडी चेंज होता है, आप लोग जानते हैं, तो यह सब चेंज होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, संयोजकता नहीं बदलेगी। अगला प्रश्न है कि गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र में है। तो कहाँ पर जो है कि जो गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से जो पीड़ित हाथी हैं उनके लिए जो है कि कहाँ पर जो है कि हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र बनाया गया है। तो यह कहाँ पर बनाया गया है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वह है मथुरा में। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है कि मथुरा में बनाया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न जो है कि ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है कि पूना समझौता का संबंध किससे था। तो देखिए अगर हम बात करें पूना समझौता का, तो इसका जो संबंध था वह था पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से। जी हाँ दोस्तों, पूना समझौता जो 1932 में हुआ था, या गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, जिसमें कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी चुनावी सीटों के आरक्षण के बारे में यह संबंधित था। तो इसको आप याद रखिएगा। और पूना समझौता कहाँ पर हुआ था, तो गांधी जी उस समय जेल में थे 1932 में, यरवड़ा जेल में, और वहीं पर जो है कि यह पूना समझौता होता है, जिसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको भरना है। तो देखिए अगर हम बात करें सीमा सड़क संगठन जो है यह आपका किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो आपका आता है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जी हाँ दोस्तों, किसके अंतर्गत, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है। देखिए दोस्तों यह बिल्कुल अलग प्रश्न है कि जो मेची नदी है यह किस नदी की सहायक नदी है, यह आपका भूगोल का प्रश्न है। तो इसके जो सही आंसर है यह है महानंदा नदी का। जी हाँ दोस्तों, मेची नदी जो है यह महानंदा नदी की सहायक नदी है, इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों हम जो यह प्रश्न ला रहे हैं बहुत ही जो है कि इस पर रिसर्च करके हर एक जगह से क्वेश्चन को ढूंढ के ला रहे हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी तैयारी टीआरई 4 में हो जाए। क्योंकि टीआरई 4 में जो पदों की संख्या आने वाली है वह लगभग 1.5 लाख के आसपास आने वाली है। तो इसलिए आपके पास एक बड़ा मौका है उसमें नौकरी हासिल करने का। क्योंकि जो है कि अभी जो है कि अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो एक अच्छी तैयारी कर लेंगे और ज़रूर जो है कि आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में हो जाएगा।
तो इसलिए आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हर एक सब्जेक्ट आपका तैयार करवा देंगे। और दोस्तों इतना गारंटी मानिए कि अगर आप जो है कि हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तब तक जो है कि हम आपका इतना प्रश्न तैयार करवा देंगे कि एक भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि जो नृत्य शैली दी गई है इनमें से कौन सी सुमेलित है, तो इसको आपको बताना है। तो देखिए अगर हम बात करें, लावड़ी केरल में पाई जाती है तो यह बिल्कुल गलत है। घूमर गुजरात में पाई जाती है तो यह भी आपका गलत है। घूमर आपका राजस्थान वगैरह में पाया जाता है। वहीं पर अगर हम गौर की बात करें तो यह आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, गौर जो नृत्य प्रणाली है यह आपका छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, थर्ड वाला सही है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो देखिए अगर हम बात करें पर्यावरण से, यह प्रश्न है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय जो कदम था वह था स्टॉकहोम सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम था, इसको याद रखिएगा। अगला है, पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए पुरानी जो किताबें होती हैं आप लोग देखे होंगे कि वह रखी रहती हैं और धीरे धीरे उसका पेज जो है मटमैला हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है। तो उसका क्या कारण होता है, तो उसका कारण आपका होता है, उसका कारण है फॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, फॉक्सिंग होता है जिसके द्वारा जो है कि उसके पन्ने थोड़ा भूरे हो जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए अगर हम बात करें कि धर्म सभा का संस्थापक अगर हम बात करें तो उसके संस्थापक आपके राधाकांत देव थे। जी हाँ दोस्तों, धर्म सभा के संस्थापक का जो नाम है वह राधाकांत देव है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि महंगी या दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे यहाँ पर आपको भरना है के कारण प्राप्त करना कठिन है। तो देखिए जो आपका महंगी या दुर्लभ मुद्रा उसको कहते हैं जिसको कि आप जो है कि ब्याज की उच्च दर से जो है कि प्राप्त करना कठिन होता है, उसको जो है कि हम महंगी या दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यह वाला जो प्रश्न आपका है इसको हमने जो है वह अर्थव्यवस्था से उठाया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यह जो प्रश्न है दोस्तों यह बीपीएससी द्वारा पूछा गया भी प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलॉई पोशाक जो है यह किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करें जो दुल्हन पहनती हैं पोर्टलॉई पोशाक जो है वह किस राज्य में पहनी जाती है, तो यह जो आपका पहनी जाती है वह है मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में जो दुल्हन पोशाक पहनती है उसको पोर्टलॉई पोशाक बोलते हैं। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन है वह ई वाला हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए अगर हम बात करें तो 1861 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करने वाले थे वह थे अलेक्जेंडर कर्निघन। जी हाँ दोस्तों, अलेक्जेंडर कर्निघन ने जो है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए थे, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। तो देखिए अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में उसको मनाने वाली मुस्लिम लीग थी। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था, तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यह प्रश्न तो आपका एग्जाम में पूछा भी गया था, टीआरई में आपका आया था, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया
कहलाती है। तो देखिए, अगर हम बात करें एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग जो है एनोडीकरण बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं? तो एनोडीकरण बोला जाता है। वहीं पर दोस्तों लोहे पर जस्ता जो चढ़ाया जाता है उसको जो है कि गैल्वनीकरण बोलते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला है, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो ब्रेड फुलाया जाता है उसको फुलाने के लिए उसमें जो है हम लोग वह ईस्ट डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोला जाता है। तो खमीर जो है कि हम लोग उसमें मिला देते हैं जिससे कि ब्रेड फूल जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न हम इस वीडियो में शामिल किए थे और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हैं तो गारंटी है कि जो है कि आप अपने एग्ज़ाम में जब TRE 4 होगा तो उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।